हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट, सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की दूसरी वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 5 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी SSC, CGL, प्री और मेंस, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और मैं पहले ही अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक जो था वो था 1115। तो आप देख सकते हैं कि मेरी खुद की प्रिपरेशन मैथ्स के लिए बहुत अच्छी है, तो आप मुझ पर रिलाई भी कर सकते हैं अपनी SSC से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी में, ठीक है। और इससे पहले मैं CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की आपको 9 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये 10th वीडियो है, और इसके बाद 8 वीडियोज़ और होंगी। उसके बाद आपके CHSL 2020 के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मेरा एस्टिमेट है कि मैं 20 मई तक करा दूंगा, पर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो 20 मई तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे। और इससे पहले मैं आपको CPO 2020, CPO 2019, CGL 2020 और CGL 2019 और CHSL 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और कुछ चैप्टर भी करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी सबकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट आने पे मैंने अपने फैमिली रिएक्शन का एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। चैनल का कंटेंट एक बार आप ज़रूर देखें। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे, जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज़ आप चैनल के कंटेंट से ज़रूर गो थ्रू। यहाँ पे बहुत सारी काम की बातें होती हैं, मैथ्स के बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे फालतू कोई बात नहीं होती। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, एक बार चैनल पे कंटेंट ज़रूर देखें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और ये हमारे कुछ लिंक है, आप लोग सब्सक्राइब कर दें। वो यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पेज लाइक कर देना। किसी को कोई इंक्वायरी हो, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल ID है, और कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ जानना चाहता हूँ या कोई गाइडेंस चाहता हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फ्री है सब कुछ, किसी के लिए कोई चार्जेस नहीं, कोई पेमेंट नहीं है, सब कुछ फ्री है। कुछ भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बोला है 10x की जो वैल्यू है वो कॉट में दी हुई है, कितना 48 + 2x। आपको पता है कि 10 को अगर मैं कॉट में चेंज करूं, तो आपको पता है 10 थीटा जो होता है वो कॉट 90 - थीटा होता है। तो 10x कितना हो जाएगा, कॉट 90 - x। कॉट 90 - x जो है वो कॉट 48 + 2x के इक्वल हो गया। तो आपने देखा ये भी कॉट की वैल्यू, ये भी कॉट की वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल पुट कर दो, ठीक है, या कंपेयर कर लो। तो आपने देखा 90 - x कितना हो गया, 48 + 2x के इक्वल, तो 2x + x 3x हो गया, और 90 - 48 होता कितना है, 42। तो आपने देखा कि 2x + x कितना 3x हो गया, और यहाँ से आपने देखा ये 14 पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 14 डिग्री आपके पास आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे देखा कि कॉट थीटा जो होता है वो 10 90 - थीटा होता है, तो ये 10 90 - 40 हो गया। कोसेक थीटा जो होता है सेक 90 - थीटा होता है। तो आपने देखा कि नीचे भी क्या लिखा है, 10 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री, और न्यूमरेटर में भी आपने देखा कि 10 50 + सेक 50 था, तो ये तो कट के 1 हो गया, तो 1 प्लस ये कितना है, cos स्क्वायर 65। और आपको पता है कि आप cos 25 को sin 90 - 25 लिख सकते हो। 90 - 25 कितना हो गया, sin 65। अब ये cos स्क्वायर 65, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर 65। तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो आपने देखा 2 + 1/√3, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 2√3 + 1/√3। तो /√3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करो कि √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि /3 जो है वो ऑप्शन में है, मतलब डिनोमिनेटर में 3 है ऑप्शन में। तो आपने देखा कि हो जाएगा 6 + √3/3 जो आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और जिसमें AB जो है AC के इक्वल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन CHSL 19 में बहुत बार आया था। CHSL 20 में पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूँ, पर CHSL 19 में हद बार आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा कि AB जो है AC के इक्वल है, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है AD जो है वो परपेंडिकुलर भी होगा, वो मीडियन भी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है, वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो आपने देखा AD की आपको लेंथ गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि पैरामीटर जो है
वो कितना है 36 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ बी सी बतानी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो आपने क्या किया, ए बी को ए मान लिया, तो आपको पता है कि बी ए सी को भी आपको क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। और आपने क्या किया, आपको पता है कि ए डी जो है वो मीडियन भी है, हाइट भी है, अल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि डी जो है वो, अगर ए डी जो है मीडियन है तो डी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये जो है बी डी जो है सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, बी डी की लेंथ आपने बी मानी, तो सी डी की लेंथ भी आपने बी माननी पड़ेगी आपको। तो आपने देखा कि अब पेरीमीटर जो है ट्रायंगल ए बी सी का वो कितना हो जाएगा, आपको दिया 36 सेंटीमीटर, और साइड के हिसाब से कितना हो जाएगा कि 2 बार तो ए है और 2 बार आपने बी ले लिया, मतलब बी डी और डी सी को आपने अलग अलग वैल्यू से लिख लिया। तो आपने देखा बी सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। तो आपने देखा ट्वाइस ऑफ ए और ट्वाइस ऑफ बी जो है वो कितना हो गया, 36। तो यहाँ पे आपने देखा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 36/2, ठीक है, ये कितना हो गया 18। फिर आप एक और रिलेशन देख सकते हैं क्या, कि ट्रायंगल ए डी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपने देखा ये कितना, ए प्लस बी, और a माइनस बी आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 18, तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी रह गई 144/18, जो कि कितना होता है 8 होता है। तो a प्लस बी आपके पास 18, a माइनस बी आपके पास 8। तो आपने देखा कि 2a की वैल्यू, अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो 2a की वैल्यू कितनी 26 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 13, a की वैल्यू 13, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 5। आपको लेंथ ऑफ BC पूछा है, तो b अगर 5 हो गया तो आपने देखा बी डी और डी सी दोनों कितनी हो गई 5/5, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, ये हो तो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, पर आप जो है इसको बहुत सिंपल वे में सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे, हम ना ट्रिपलेट ढूंढते हैं हमेशा, मतलब ये जो ट्राइंगल पे क्वेश्चन आपको गिवन है 99.9% चांस है कि आपको ट्रिपलेट पे क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, देखो एक चीज़ है, आपने देखा 12 जो है वो हाइट है, मतलब 12 जो है वो परपेंडिकुलर है, और आपने देखा कि 36 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर है। आपको पता है कि 12 के साथ जो ट्रिपलेट लगता है वो कौन सा लगता है, एक तो 5/12/13 होता है, ठीक है, एक तो 5/12/13 होता है, और फिर 12 के साथ अगर मैं बोलूँ तो 12, 35, 37 भी एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 35 और 37, मतलब अगर 12, 35, 37 का ट्रिपलेट हुआ तो आपको पता है 35 ये वैल्यू हो जाएगी, 37 ये, इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू है 72 हो रही है। तो पेरीमीटर कभी 36 हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो साइड को जोड़ के, मतलब दो क्या, डेढ़ साइड को जोड़ के वैल्यू जो है 72 हो रही है, तो ये वाला तो ट्रिपलेट चलेगा नहीं, ठीक है। फिर कोई कहेगा कि सर 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट हो सकता है क्या, तो 16 और 20 को जोड़ा 36। अब 36 तो सिर्फ इसी ट्रायंगल का, मतलब AC और CD का जोड़ ही आ गया 36, फिर AB और BD का जोड़ भी आपका 36 आएगा, 36 36 72 हो जाएगा, पर पेरीमीटर तो 36 ही है। आपने देखा 5/12/13 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आसानी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने यही मान लिया A मान लिया आपने, तो आपने देखा A प्लस बी की वैल्यू कितनी है 18। आपने देखा कि यार 5/12/13 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, और 12 जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कितना होगा आपका 5 होएगा, हाइपोटेन्यूज कितना होएगा 13 होएगा, तो 5 और 13 कितना 18, मतलब हमने A और B की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 18, और 18 ही आ रही है दोनों की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो है 13 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। या फिर आप सीधा ट्रिपलेट लगाएं आप, आपने देखा 12 तो आपने लिखा 5 और 13, अगर ये 13 ये 5 तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। आपने देखा 13 13 26, 26 और 10 कितना 36, पेरीमीटर से मैच हो गया। तो मतलब आपने जो लेंथ मानी है तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल की वो सही मानी है। तो BC की लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी 5 और 5 10। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12%। तो आपने देखा कि आपने कॉस्ट प्राइस जो है ना वो कितना मान लिया, आपने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100%। कॉस्ट प्राइस जो है आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% होगा, कि जितने में चीज़ खरीदी उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है अपने आप में 100% है। आपने देखा पहले तो क्या हुआ, लॉस हुआ 12% का, तो आपने देखा कि यार सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा, आपने देखा 100% की चीज़ खरीदी, 12% का उस पर नुकसान हो गया, तो 12% उसका निकाल दो, मतलब 88% रेट पे बिकी वो। 88% की वैल्यू कितनी, आपको वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। फिर आपको एक चीज़ और बोल रहा है वो क्या,
आपको बोला है कि पर्सन ने एक आर्टिकल को बेचा 12% लॉस पे, उसके बाद क्या हुआ कि अगर वो उस आर्टिकल को 10.5% प्रॉफिट पे बेचता तो आपने देखा 100% कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10.5 का अगर वो प्रॉफिट कमाता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी 10.5%, कॉस्ट प्राइस कितना अपने आप में 100%, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 110.5%। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर वो उस आर्टिकल को 10.5% प्रॉफिट यानी कि गेन पे बेचता तो उसको जो है 112.5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। आपने देखा परसेंटेज के हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रहा है, आपने देखा परसेंटेज के हिसाब से उसको मिल रहा है 22.5% ज़्यादा। अगर पहले और बाद की वैल्यू में अगर मैं देखूं तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, आपने देखा पहले मिल रही थी 88% वैल्यू, अब मिल रहा है 110.5%। तो 110 में से 88 गया, ये कितना आ गया आपके पास 22.5%। तो अगर परसेंटेज में बात करूं तो 22.5% ज़्यादा मिल रहा है, और अगर रुपीज़ में बात करूं तो 112.5, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 112.5 बाई 22.5। ठीक है, तो ये जो है कितने पे काटेगा इसको, आपने देखा कि ये इसको 5 पे काट देगा। फिर आपको बोला है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था 88%, जो कि आपने सबसे पहले निकाला। तो 88% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88, मतलब 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 88% की कितनी वैल्यू हो जाएगी 440। मतलब जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, मतलब जो 12% लॉस पे सेलिंग प्राइस आपका आ रहा था वो कितना आ रहा था 440। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ x% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 350। मार्क प्राइस इतना है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ x। पहली बात तो आपने देखा कि सिंगल डिस्काउंट मतलब 2 डिस्काउंट को मिला के एक सिंगल डिस्काउंट जो बना वो कितना है रुपीज़ में 350। तो आपने देख लिया कि सिंगल डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा, आपने देखा सिंगल डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होगा, तो ये जो होगा ना आपके पास सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब 2 डिस्काउंट को मिला के जो एक सिंगल डिस्काउंट बनता है तो आप उसको क्या बोलते हो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अगर उसकी परसेंटेज आपको निकालनी है तो आपने देखा सिंगल डिस्काउंट 2 डिस्काउंट को मिला के जो सिंगल डिस्काउंट रुपीज़ में बना वो कितना है 350। तो डिस्काउंट परसेंटेज जब भी आप निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट दिया किस पे जाता है मार्क प्राइस पे, तो बाई मार्क प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100% होगा। तो आपने देखा मार्क प्राइस कितना 100%। तो आपने देखा 2 0 से 2 0 जाएगा, 350 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 43.75%। ठीक है, तो आपने देखा 43.75% जो है वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि मार्क प्राइस पे, अब आपको पता है कि मार्क प्राइस पे 2 बार डिस्काउंट दिया गया था, कितने कितने का x% और x% का। आपको पता है कि जब मैं 2 बार डिस्काउंट दूं तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस x। मतलब अगर मैं x% और y% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। तो यहाँ पे दोनों डिस्काउंट सेम ही है, तो आपने y की वैल्यू भी x के इक्वल रख दी। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 43.75%। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 43.75%। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करें, आप इसको क्वाड्रेटिक को मत सॉल्व करें, अब आप ऑप्शन से जाएं। आपने पहले रखा ऑप्शन 20 और 25 रखना आपके लिए आसान है, 22.5 और 27.5 रखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले आपने 20 रखा तो आपने देखा कि 2 इंटू आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू ही ऑप्शन में गिवन है, तो x की वैल्यू आप पुट करते चलो। आपने देखा 20 अगर रखा तो यहाँ 40 आ जाएगा, 20 इंटू 20 कितना 400 40 माइनस 400 बाई 100 कितना होगा 4, तो 40 माइनस 4 कितना 36% पर वैल्यू आनी चाहिए 43.75। फिर आपने 25 रखा, 25 इंटू 2 कितना 50, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 बाई 100। तो आपने देखा 50 में से 6.25 अगर मैं घटाऊँ तो मेरा 43.7%, जो कि राइट हैंड साइड का इक्वल होगा। मतलब मेरी x की वैल्यू कितनी है 25%। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8000 एट अ सर्टेन रेट परसेंट। ठीक है, सर्टेन रेट परसेंट जो है पर एनम फॉर 3 years इज 3600। तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया हुआ है कि प्रिंसिपल दिया है और रेट आपको बताना है, टाइम आपको गिवन है। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट कितना 3600, प्रिंसिपल कितना 8000,
रेट आपको निकालना है, टाइम आपको गिवन है कितना 3 साल। तो आपने देखा कि 2 से 2 गया और यहाँ पे जो है आपका 1200 पे जाएगा और ये कितना हो गया 120/8 हो गया आपके पास, तो 15%। अब रेट जो आपका कितना आ गया 15%। आपको बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, मतलब प्रिंसिपल जो है वो सेम है 8000, 2 साल बाद की बात हो रही है और कंपाउंडेड 8 मंथली है, ठीक है, कंपाउंडेड 8 मंथली है। अब ये जो रेट है ये पर एनम का रेट है, मतलब 12 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, मतलब 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना 15%। अब आपको कंपाउंडेड 8 मंथली बताना है, मतलब 8 मंथली। तो आपने देखा कि यार ये जो रेट है ये 15% पर एनम मतलब पर 12 मंथ का, मतलब पूरे 12 मंथ का जो आपका रेट है वो कितना है 15%। तो आपने देखा 12 मंथ का अगर रेट 15% है तो एक मंथ का रेट कितना हो जाएगा 15/12%। आपको बताना है 8 मंथली, तो आपने देखा 8 मंथ का जो रेट होगा आपके पास वो आपके पास कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। तो रेट है 10%, कंपाउंडेड 8 मंथली है। तो आपने देखा 2 साल बाद की बात बतानी है भाई, 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 महीने होते हैं। अब 24 महीने को आप 8-8 महीने में डिवाइड कर लो, तो आपने देखा 8 महीने कितने 16 महीने, 16 महीने में 8 महीने जोड़ूंगा तो कितना 24 महीने, मतलब 2 साल में 8 मंथली के हिसाब से आपका 3 बार इंटरेस्ट आने वाला है। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल कितना, आपने देखा प्रिंसिपल जो है आपका 8000 है, रेट कितना 10% है। तो आपने देखा कि पहले 8 मंथ का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 8000 पे 10% कितना 800। अब ये लाइन तो सिमिलर रहती है, मतलब 800, ठीक है। फिर अब 800 पे जो ब्याज आएगा वो 10%, तो 800 का 10% कितना 80, और 800 और 800 1600 का 10% कितना 160, या 80 का 2 गुना सीधा बोल सकते हो आप 10%, ठीक है। तो आपने देखा कि 2400 यहाँ से आया और यहाँ से कितना आया 240 और यहाँ पे कितना 8, तो ये 2648 हो गया। मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 साल का वो 2648 हो गया। आपको बोला अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल कितना 8000, 2648 क्या आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 10,648। अब ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करो। पहले तो आपको क्यूब वाली टर्म जो है सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपने देखा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ कितना हो गया a प्लस बी। तो आपने देखा कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हो गया 15xy, 15 इंटू 5 कितना होगा 75 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और 15xy स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे x माइनस 2y से। देखो आपको जो है कोफिशिएंट पता करना है x क्यूब y। अब x क्यूब y किन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, देखो यहाँ पे x क्यूब है, अगर मैं इस y से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा x क्यूब y आएगा, एक तरीका ये है। और x है, अगर मैं इस x को x स्क्वायर y यानी कि इससे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी मेरा x क्यूब y आएगा। तो आपने देखा 125 इंटू -2 ये कितना हो गया x क्यूब y, और 75 इंटू 1 ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स, जो कि एक्स क्यूब वाई हो गया। तो आपने देखा -250 प्लस 75, तो ये कितना हो जाएगा -175 हो जाएगा आपके पास, है ना। यस, -175 एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाई का जो कोफिशिएंट है वो -175 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, खुद से कर लेना यार, ठीक है। आपको बोला अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो कि इस रेशो में है। आपको बोला टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज 432 रुपये, मतलब जो टोटल अमाउंट है बैग के अंदर वो 432 रुपये है। आपको बताना नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। तो आपने देखा 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का जो कॉइन है, ठीक है, वो किस रेशो में है 4:5:8 में, ठीक है। तो आपने देखा 1 रुपये के, अगर आपने मान लिया क्या कि चलो मान लेते हैं कि 1 रुपये के 4 कॉइन, 2 रुपये के 5 कॉइन, 5 रुपये के 8 कॉइन। तो आपने देखा 1 रुपये के 4 कॉइन तो वैल्यू कितनी हो गई 4 रुपये, 2 रुपये के 5 कॉइन तो वैल्यू कितनी हो गई 2 रुपये के 5 कॉइन तो वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये, और 5 रुपये के 8 कॉइन तो वैल्यू कितनी हो गई 40 रुपये।
इसकी वैल्यू जो है आपके सामने गिवन है कितनी, मतलब रेशियो के हिसाब से जो टोटल आया वो कितना आया आपके पास 54, और आपको रुपीज़ में जो टोटल दिया है वो कितना दिया है 432। तो 54 की वैल्यू 432, तो एक की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 432/54, 8 4 जा 32, तो ये 8 पे जाएगा। आपको बताना है क्या कि एक की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको बताना है नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। तो एक 2 रुपीज़ कॉइन का जो रेशो है वो कितना रेशो है 5, तो एक की वैल्यू अगर 8 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 5 जो कि 40 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन हम, ठीक है। तो आपने देखा ए किसी काम को करेगा तो 20 दिन में कर देगा, बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा 25 दिन में। आपके पास ए और बी का टोटल टाइम आ गया, टोटल वर्क निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, 20 और 25 का एलसीएम कितना आपके पास 100 आ गया, वन डे वर्क निकाल लो। 100/20 किया 5 आ गया, 100/25 किया 4 आ गया। तो आपको पता लग गया कि ए अगर एक दिन में काम करे तो कितना काम करेगा 5, और बी का एक दिन का काम कितना है 4। आपको बोला गया बोथ वर्क टुगेदर। आपने देखा एक दिन में ए अगर काम करे तो 5 करता है, बी अगर काम करे तो 4 करेगा। तो ए और बी का साथ में मिला के एक दिन का काम कितना हो गया 5 और 4 9, 10 दिन काम करना है इन दोनों ने साथ में मिलके। तो एक दिन में साथ में मिलके जो काम करते हैं वो 9 करते हैं, तो 10 दिन में कितना कर देंगे 90 कर देंगे। तो आपने देखा 90 काम हो गया, काम रह कितना गया 100 काम टोटल था, 90 काम हो गया तो काम रह गया कितना 10। अब 10 काम को करने में सी जो है, मतलब ये जो रिमेनिंग वर्क को सी अकेला कितने दिन में कर देगा 10 दिन में। तो 10 काम को करने में सी जो है 10 दिन लेता है, तो एक दिन में सी कितना काम करता है एक काम करता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क बाय टोटल टाइम ऑफ सी जो है वो आपके पास वन डे वर्क आ गया कितना सी का 1 आ गया। आपको बोला है ए बी सी अब साथ में मिलके काम करें तो कितने टाइम में ए बी सी अगर साथ में मिलके काम करें तो सेम वर्क को कितने टाइम में ख़त्म कर देंगे। तो आपको ए बी सी का टोटल टाइम बताना है। टोटल टाइम क्या होता है, टोटल वर्क कितना 100 बाय वन डे वर्क ऑफ किस किस का, ए बी सी ने साथ में मिलके काम करना है तो इन्हीं तीनों का पता करना है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक दिन में 5 काम कर लेता है, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 1, तो तीनों साथ में मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे 5 और 4 9 और 1 10। एक दिन में 10 काम कर लेते हैं तो 100 काम को करने में कितने दिन लेंगे 10 दिन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कॉर्ड पी क्यू ऑफ सर्कल C1 ऑफ रेडियस 9.2 सेंटीमीटर टचेज अनदर सर्कल C2 दैट इज कॉन्सेंट्रिक टू C1, और रेडियस जो है C2 की आपको 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है C2 की छोटी है। तो मतलब ये वाला जो सर्कल है ये C2 है और ये वाला जो सर्कल है ये C1 है, ठीक है। आपको बोला है कॉर्ड है C1 पे, तो इस सर्कल की जो है कॉर्ड वो दूसरे सर्कल छोटे सर्कल को जो है टच कर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है। चलो करते हैं। तो आपने देखा कि अगर मैं इसके सेंटर को यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो आपको पता है कि ये छोटे सर्कल पे जो पी क्यू बड़े सर्कल का कोड है, छोटे सर्कल पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट जो है रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। और आपको पता है कि बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 9.25 सेंटीमीटर और छोटे का कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो है ओ मान लो आप इसको, तो आप यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि ये आपके पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो आप देखो इसको ट्रिपलेट से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना मेरी बात पे। 9.25 का मतलब 9 से ही 1/4 और ये कितना हो गया 37/4 हो गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी हो गई आपके पास 37/4, ठीक है। तो आपके पास एक वैल्यू है 3, एक वैल्यू है 37.4, 37.4 जो है वो तो हाइपोटेन्यूज है, सबको पता है। 3 जो वैल्यू है आपने बेस यहाँ परपेंडिकुलर कुछ भी मान लिया। आपने क्या किया, आपने देखा ये 37/4 है, मैं फ्रैक्शन हटाता हूँ। मैंने फ्रैक्शन हटाया तो मैंने देखा कि 12 और 37 लिखा हुआ है। आपको पता है 12 35 37 का जो है ना ट्रिपलेट होता है, मतलब तीसरी साइड जो रही होगी वो 35 रही होगी, और मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था फ्रैक्शन हटाने के लिए। अब तीसरी साइड जो है वो 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट से क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका सॉल्व होगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने देखा 37/4 है, 37/4 और 3 दो साइड थी मेरे पास, मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई करा फ्रैक्शन हटाने के लिए। मैंने देखा 12 और 37 आ गई दो साइड, जिसमें से मुझे पता है 37 जो है हाइपोटेन्यूज है, 12 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है। तो मुझे पता लग गया कि जो एक साइड परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता था उसकी वैल्यू मुझे पता लग गई कितनी 35, और मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा था तो मैं डिवाइड भी कर दूंगा 4 से। अब ये 35/4 है तो ये PO भी 35/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PQ जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है, अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डाला जो कि कितना हो गया आपके पास ये वैल्यू, ठीक है।
तो सेंटर से अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड जो है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो पी क्यू की अब लेंथ आ जाएगी आपके पास कितनी, 35/4 प्लस 35/4, ये 35/2 हो जाएगा। 35/2 होता कितना है, 17.5। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो पहले जो है एवरेज वेट आपको देते थे, अब एवरेज हाइट आपको दी है। क्वेश्चन सेम है और इससे पहले ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, ठीक है। और उन 3 बार में से 2 बार या पता नहीं 3 बार मैं करा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है और एक्स जेड। अब एक्स जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कौन से फॉर्मूला में होता है, आपको पता है कि अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल होता है। तो आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और ये कितना 91, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, और एक्स जेड की वैल्यू आप वाई स्क्वायर पुट कर दो, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपने देखा कि 169 में से 91 अगर मैं घटाऊँ तो 78 आएगा, 78/2 कितना 39, और यहाँ पे अगर मैं इन तीनों में से y कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड बचा। तो आपने देखा कि ये आपके पास आ गया कितना 78/2, जो कि कितना हो गया आपके पास 39 हो गया। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी 13, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 39/13 कितना आ गया 3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 3 अगर आपके पास आ गया तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता लग गई क्या, कि एक्स जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और एक्स प्लस जेड की जो वैल्यू होगी क्या होगी 13 माइनस वाई, वाई की जो वैल्यू है 3 आएगी, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आपको बोला डिफरेंस बताओ जेड और एक्स के बीच में, आपको पता है जेड और एक्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर प्लस 4xz जो है वो एक्स प्लस जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपने देखा कि z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4xz, 4xz कितना 9, तो आपने देखा 9 चौक 36, 100 में से 36 गया कितना आएगा 64, 64 का जो अंडर रूट होगा वो 8 हो जाएगा, वही z माइनस एक्स यानी कि दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो हमने कितनी बार कर दिया है क्वेश्चन, ए बी और डी सी 2 कोड है, जब दोनों को प्रोड्यूस किया तो मीट किया इन्होंने जाके पी पे। अब आपको पता है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, तो आपको क्या दिया है, ए बी दिया है, ए बी की लेंथ आपको 3.85 दे दी, पी बी की वैल्यू आपको 3.15 दे दी, पी सी की आपको वैल्यू दे दी। देखो होगा कैसे, आपने देखा पी बी की वैल्यू कितनी 3.15, पी ए की कितनी हो जाएगी, अगर मैं पी ए में से सॉरी कैसे होगा 3.15, ठीक है। तो अगर पी बी की वैल्यू आ गई, पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी बी में अगर मैं ए बी जोड़ दूँ तो मेरे पास पी ए की वैल्यू आ जाएगी, और ये पी बी की वैल्यू है। पी सी की वैल्यू कितनी दी है आपको 2.8, अब आपकी पी डी की वैल्यू आ जाएगी, आपको बोला है सी डी, पी डी की वैल्यू में से पी सी की वैल्यू आप घटा दोगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 78 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज अ टनल इन 45 सेकेंड। देखो एक चीज़ देखो आप क्या, कि आपने देखा कि जब एक ट्रेन है, मान लो ये एक ट्रेन है, इसने जब एक टनल को क्रॉस किया, अब टनल जो है आपको पता है कि टनल जो है वो क्या होती है, टनल एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी लेंथ है, अब ट्रेन की भी लेंथ है टनल की भी लेंथ है, और फिर उसने एक बंदे को ओवरटेक किया जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था 6 किलोमीटर पर आवर पे। तो जब बंदे को ओवरटेक करेगा ट्रेन, तो ट्रेन की ही लेंथ कैलकुलेट होगी, क्योंकि बंदे की तो कुछ लेंथ होती नहीं, ठीक है। तो आपको लेंथ ऑफ टनल बताना है। देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरटेक्स अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, पहले ये चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। आपने देखा कि जब उसने बंदे को क्रॉस किया, जब ट्रेन ने बंदे को क्रॉस किया तो आपने देखा दोनों मोशन में है, ट्रेन भी मोशन में है, बंदा भी मोशन में है। बंदे की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, आपस में एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है।
तो ये कितना आ गया रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन और मैन। और आपको पता है कि 78 में से ही 6 घटेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन ज़्यादा होगी तभी मैन को क्रॉस कर पा रही है। वो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसका? अब आपको पता है जब ट्रेन का क्वेश्चन हो तो हम डिस्टेंस नहीं, हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, और आपको पता है आदमी की तो कुछ लेंथ होती नहीं, तो वो तो जीरो हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही सिर्फ कंसीडर होगी डिस्टेंस की जगह। और टाइम कितना? 15 सेकंड लगा। तो हमने देखा लेंथ ऑफ ट्रेन की जो वैल्यू है कितनी आ गई, ये कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि 15 जो है वो सेकंड है और आपको मीटर में ही पूछा है लेंथ ऑफ टनल। तो आपने देखा कि ये तो गया 4 पे, तो 15 चौक या 5 चौक 20, ये 300 हो जाएगा आपके पास। लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो आपके पास आ गई कितनी? 300 मीटर। तो आपको लेंथ ऑफ टनल बतानी है। अब आप कौन से केस को सॉल्व करो भी, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इतना, जब टनल को क्रॉस कर रही है तो कितना टाइम लग रहा है उसको? 45 सेकंड लग रहे हैं। देखो होगा कैसे, आपने देखा जब उसने टनल को क्रॉस किया, अब लेंथ जो है वो दोनों की कैलकुलेट होगी। किसकी? ट्रेन की भी कुछ लेंथ है, टनल की भी कुछ लेंथ है, तो दोनों की लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी डिस्टेंस की जगह। ठीक है, टाइम कितना लगा? 45 सेकेंड। और स्पीड कितनी? खाली ट्रेन की, क्योंकि टनल की तो कोई स्पीड होगी नहीं। अब ये 78 जो है स्पीड किसकी हो गई? किलोमीटर पर आवर की, तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लो आप। तो आपने देखा LTR प्लस LTU की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास? 78 × 5 बाई 18 × 45। तो आपने देखा ये गया 2 पे, ये गया 5 पे, और ये जो है 39 पे चला जाएगा। और लेंथ ऑफ ट्रेन भी आपको पता है कितना हो गया? 30। तो लेंथ ऑफ टनल जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? आपने देखा 39 × 5। 39 × 5 कितना होता है? ये हो जाएगा कुछ 195 हो जाएगा, है ना। और 195 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 975 आ जाएगा। 975 में से 300 गया, आपके पास लेंथ ऑफ टनल आ जाएगी जो कि कितनी हो जाएगी? 675 मीटर। और ये क्वेश्चन जो है ना रेशो से भी सॉल्व हो जाता। स्पीड और टाइम की रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। दोबारा CHSL की किसी शिफ्ट में आया तो मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो पहले भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आपको पता है कि एक स्फीयर की रेडियस आपको दे दी, आपको बोला कि उसको मेल्ट किया गया और उसको वायर की फॉर्म में ढाल लिया गया। अब वायर जो होती है वो सिलेंडर की शेप में होती है, सबको पता है ये वायर है। ठीक है, सिलेंडर की शेप में होती है, और जो वायर की लेंथ होती है वो सिलेंडर की हाइट के रूप में काम करती है। तो आपने देखा कि स्फीयर को जब आपने वायर के रूप में चेंज किया तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक शेप से दूसरी शेप में लेके जाओगे आप, तो उन दोनों का वॉल्यूम आपको इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर। आर कितना है? 9 × 9 × 9, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है। तो आर की वैल्यू कितनी? 9। और सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर कितना? 0.3 और एच की जगह क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर। तो हमने देखा पाई से तो पाई गया, उसके बाद ये गया 3 पे, और फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो है यहाँ पे इसके लिए भी 10 से करो, और ये 3 पे गया। तो आपने देखा 4 तिया 12, 12 निम कितना हो गया? 108। 108 × 100 जो है वो क्या हो गया आपके पास? लेंथ ऑफ वायर। और ये अभी सेंटीमीटर में है, आपको ऑप्शन में दिया है मीटर में, तो आप मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 100 करना आपको पड़ेगा। तो 108 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दिया है क्या कि XYZ एक ट्रायंगल है। ठीक है, P जो है मिड पॉइंट है कहाँ पे? XZ पे। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो क्या मान लिया? आपने इस पॉइंट को P मान लिया, या नॉर्मली मान लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं इस क्वेश्चन को आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री के तरीके से कराऊंगा। मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करके, मतलब इतना आनंददायक ये क्वेश्चन है, आपको नज़ारा आ जाएगा मतलब। ठीक है, और उसके बाद बोला Q जो पॉइंट है वो XY पे है। ठीक है, और QZ जो है, मतलब ये जो QZ बना है ये बाइसेक्ट कर रहा है PY को। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है PY को। ठीक है, तो आपने मान लिया कि ये जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को E मान लो। ठीक है,
तो आपको एक्स क्यू की जो लेंथ दी है वो कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। आपको क्यू वाई की लेंथ पूछी है। देखो मास पॉइंट ज्योमेट्री से क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा। आपने देखा कि पीई जो है वो ई वाई के इक्वल है, मतलब ई मिड पॉइंट हो गया। ई मिड पॉइंट हो गया मतलब ई वाई और पीई का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:1। और आपको पता है पी जो है वो एक्स जेड का मिड पॉइंट है, तो एक्स पी और पी जेड का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:1। अब आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो एक है ये आप पी पे ले जाओ, ये जो एक है ये आप इधर साइड ले जाओ वाई पे, और 1 + 1 कितना हो गया 2। 2 को आप किस पे लिखो ई पे। सिमिलरली आपने देखा कि एक्स पी की जो वैल्यू है कितनी है 1, ये आप जेड पे ले जाओ अपोजिट साइड, और पी जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, इसको आप एक्स पे ले जाओ, और 1 + 1 कितना 2, इसको आप पी पे लिख लो। अब आपने देखा पी पे ना 2 वैल्यू हो गई, कौन कौन सी 1 और 2। आपको क्या करना पड़ेगा 1 और 2 का जो एलसीएम है यानी कि 2, आपको दोनों जगह 2 बनाना पड़ेगा, मतलब आपको 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वाला जो सिस्टम है सारा, इस सिस्टम को तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, और ये वाला जो पूरा सिस्टम है इस सिस्टम को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 जो है एक्स जेड का सिस्टम है और 1 जो है वो वाई एक्स का सिस्टम है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा, और इसको तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 1 से। तो आपने देखा कि पी पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2, एक्स पे वैल्यू कितनी आ गई 1, जेड पे वैल्यू कितनी आ गई 1, और ई पे जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 × 2 4, और वाई पे कितनी आ गई 2, और यहाँ पे तो पी पे तो 2 आई गई, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं। अब आपने देखा कि वाई पे जो है वैल्यू कितनी है 2, एक्स पे जो वैल्यू है वो कितनी है 1। तो आपने देखा एक्स की वैल्यू जो है वो वाई क्यू का रेशियो हो जाएगा, और वाई पे जो वैल्यू है वो एक्स क्यू का रेशियो हो जाएगा, जो पहले किया ना उसका वाइस वर्सा। तो आपने देखा वाई क्यू और एक्स क्यू जो है वो कितने अनुपात में 1:2 के। तो आपको पता है एक्स क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 24, तो 2 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यही क्यू वाई या वाई क्यू की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था मास पॉइंट ज्योमेट्री से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन CHSL 2019 में तो ये हद बार आया था, CHSL 2020 में पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ। आपको बोला है कि 5 डिजिट नंबर है कौन सा 672XY। अब इस नंबर को जो है 3, 7, 11 तीनों पे डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको पता है अगर 3 पे भी जाना है नंबर को, 7 पे भी जाना है, 11 पे भी जाना है, मतलब इनके LCM या फिर इन तीनों के मल्टीपल, क्योंकि तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी तीनों में कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो आपको पता है कि इनका जो LCM होगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा, सिंपल। तो आपने देखा 3 × 7 = 21, 21 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 231। मतलब अगर 672XY को 3, 7, 11 तीनों पे जाना है, तो मतलब 3, 7, 11 के LCM यानी कि इन तीनों के मल्टीपल यानी कि 231 पे भी इन नंबर को जाना पड़ेगा। अब आप सबसे बड़ा 672 से शुरू हुआ हाईएस्ट नंबर ले लो और 231 से डिवाइड करना शुरू कर दो। आपने देखा 231 का 2 गुना कितना हो गया 462। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 210, और आपने देखा 2109। अगर मैं 231 को मल्टीप्लाई करूँ 9 बार तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2079। तो बचा कितना 30, 309 आ गया। 309 को अगर मैं फिर 231 से डिवाइड करूँ तो आपने देखा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 78। मतलब 67299 एक ऐसा नंबर है उसमें जो है 78 जो है वो रिमाइंडर आता है। अगर मैं उसको 231 से डिवाइड कर दूं तो मैंने क्या किया रिमाइंडर से माइनस कर दिया। तो आपने देखा 67221 ये जो नंबर है ये रिमाइंडर माइनस करके आया है 67299 में से। तो ये जो नंबर है अब ये 3 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा, 11 पे भी जाएगा, यानी कि 231 पे ये वाला नंबर है जो डिविजिबल है। ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। आपको बोला है 6 × x + 5 × y, 12 और 5 17। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर रखना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक साइड स्क्वायर रखना है और अपोजिट साइड उसके कौन सी टर्म रखनी है XYZ की, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो 2 होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, 2 से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। आपने देखा x² का कोएफिशिएंट कितना 1,
तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई √3। अब ये जो है ये क्या लिखा हुआ है 2y का होल स्क्वायर, तो आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 2y के फैक्टर में। तो आपने देखा √3/2 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, मतलब √3y को क्या लिख सकता हूँ मैं √3/2 इंटू 2y लिख सकता हूँ। तो आपने देखा कि अब 2y² इधर था, तो ये जो है वैल्यू हो जाएगी 2y का जो कोफिशिएंट है वो 2y की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 2y की जो वैल्यू हो गई वो √3/2 हो गई। सिमिलरली आपने देखा कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है √3z का होल स्क्वायर, तो ये लिखा भी √3z है। तो आप देखो कि √3z को आपको अलग करना पड़ेगा, तो ये कितना लिखा 1 इंटू √3z, मतलब √3z की जो वैल्यू हो गई वो किसके इक्वल हो गई 1 के। z की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो गई √3/4। x की वैल्यू आपको गिवन है, पुट कर दो, तो आपने देखा x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कितनी 1/√3। तो ये जो है √3 आ गया, 4 से 4 गया, तो √3 माइनस √3 प्लस √3 जो है वो आपके पास कितना आ गया, ये दोनों, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। तो √3 जो है आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी इंक्रीजेस बाय x%, एक्सपेंडिचर जो है वो 12% इंक्रीज हो रहा है। आपको बताना है कंजप्शन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। मतलब मैं 10 किलो चावल जो है कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी कंजप्शन जो है 10 किलो है, और 1 किलो का रेट कितना है 10 रुपये। तो आपने देखा प्राइस जो है वो कितना है 10 रुपये। तो 1 किलो का रेट अगर 10 रुपये है, सॉरी 1 किलो का रेट अगर 10 रुपये है, तो 10 किलो का कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला बना लिया क्या कि एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है प्राइस इंटू कंजप्शन के इक्वल होती है। अब प्राइस इंटू कंजप्शन जो है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन में। तो आपने देखा अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो प्राइस की वैल्यू में जो चेंज होगा आप उसको P% से डिनोट करो, कंजप्शन की वैल्यू में जो चेंज होगा C%, प्राइस इनटू कंजप्शन बाय 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर का परसेंटेज। आपने देखा एक्सपेंडिचर में क्या हुआ 12% का इंक्रीमेंट, तो आपने 12% लिख दिया। प्राइस में क्या हुआ 28% प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर जो है 12% इंक्रीज हो गया। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर में 12%, प्राइस जो है 28%, कंजप्शन को आपने CE लिख दिया क्योंकि उसको तो आपको निकालना है। और प्राइस कितना 28 इंटू C/100। तो आपने देखा 12 में से 28 गया, तो आपके पास कितना आया -16। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 100C प्लस 28C जो है कितना हो जाएगा 100 के। तो ये कितना हो गया 128C/100, और वैल्यू कितनी है -16। और आपको पता है 16 जो है इसको कितने पे काटेगा 8 पे, तो 8 जो है 100 को कितने पे काटेगा 12.5 पे। तो C की जो वैल्यू है 12.5%, यानी कि नेगेटिव क्या शो कर रहा है। जब आपने पॉजिटिव जो है इंक्रीमेंट को माना तो नेगेटिव क्या शो करेगा कि डिक्रीज हुआ, कंजप्शन कितना डिक्रीज हुआ 12.5%। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। रेशो से भी हो सकता है, और भी 50 तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो आप लोग परसेंटेज के चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से कराया है। एक्सपेंडिचर और कंजप्शन के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे परसेंटेज की वीडियो में तो मेंशन है कि कौन से लेक्चर में आपको एक्सपेंडिचर कंजप्शन कराया है, उसमें आप जाकर देख सकते हो अगर आपका ये टॉपिक थोड़ा ढीला है। और इतना अच्छा कराया है आपको कि आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। cos थीटा 3/2, तो आपने देखा cos थीटा 3/2 कब होता है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। अब थीटा 30 डिग्री इसमें पुट कर देना। यार ये क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए तो खुद से कर लेना। आपको बोला है हाउ मच मोर मनी वो स्पेंड थ्रू कार्ड C एज कम्पेयर टू कार्ड D। तो कार्ड C से जो है 100 डिग्री। अब आपको पता है डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब टोटल डिग्री कितना होता है 360, जिसमें से 100 दे दिया। और कार्ड D कितना है 80। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा जो है कार्ड C से स्पेंड किया, तो आपने देखा 20 डिग्री ज़्यादा स्पेंड किया कार्ड D से। तो 100 माइनस 80, टोटल कितनी डिग्री होती है 360 डिग्री, और 3,60,000 आ गया। तो आपने देखा कि ये तो 1000 पे जाएगा पूरा, और यहाँ पे बचा कितना 20 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री भी कट जाएगा। तो 20 इंटू 1000 जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 20,000। आपको बोला टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, रेवेन्यू कौन सा है
2014 में रेवेन्यू, 2016 में रेवेन्यू और 2018 में जो रेवेन्यू है कितना परसेंटेज है। तो रेवेन्यू देख लो 320 और 380 कितना हो जाएगा आपके पास 700, 700 में 280 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 980। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 2015 से 2017 और 2019। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर जो है वो डार्क वाला है ये। तो 2015 में 250, 330 और 360 आपके पास कितना हो गया 690। 690 में 250 अगर आप जोड़ो तो आपने देखा ये कितना आ गया 940। और फिर 2019 का भी एक्सपेंडिचर है कितना 210, तो ये कितना आ गया 1150। तो टोटल एक्सपेंडिचर 2015 से 2017 और 2019 का जो आ गया वो कितना आ गया 1150। तो आपने देखा कि ये तो गया 9800 बाई 115 जो है उसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 85.22%। तो 85.2% इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर ₹450 और अबव बट लेस देन 500। तो आपने देखा है तो 45 ही वर्कर है ऐसे। इसका रेशो बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर जिनका डेली वेज जो है वो 650 से ऊपर होना चाहिए। तो वो 35 बंदों का है, 35 वर्कर का। 9:7 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि अगर 1% इंक्रीज जो है वो 10,000 रुपये की सेल जो है रिजल्ट करता है, मतलब 1% अगर इंक्रीज हो गई सेल तो उसकी वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये। आपको बताना है 2019 से 2020 के बीच में, मतलब 2019 से 2020 में जो स्ट्रॉबेरी कौन सा ये वाला, मतलब ये अदर ये वाला, और बटर स्कॉच जो है वो ये वाला। तो मतलब 2019 में जो ये परसेंट है ये आपको बताना है कि 2020 के परसेंट से कितना कम है कितना ज़्यादा है। और 1% की वैल्यू 10,000 है तो जितने परसेंट ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपने देखा कि 15.7 प्लस 18.9 ये कितना हो गया 34.6। 34.6 में अगर मैं 10.8 अगर जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 45.4%। ठीक है, तो 15.7 18.9 10.8 कितना हो गया 45.4%। और 20.6 और 20.5 कितना हो गया 41 और 41.1 जो है 16.6 में जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 57.7%। तो 2019 से 2020 की जो सेल है स्ट्रॉबेरी अदर और बटर स्कॉच की वो कितनी इंक्रीज हो गई। तो आपने देखा 57.5% में से अगर मैं 45.4% घटाऊं तो ये कितना आ गया 12.1%। 57.7 आए। ओके, तो ये कितना हो गया 12.3%। तो आपने देखा 1% की वैल्यू अगर 10,000 है, मतलब 1% अगर सेल इंक्रीज होती है तो 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाता है सेल का। तो 12.3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,23,000। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाली शिफ्ट शुरू हो गई। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी p² - 1 अपॉन p² + 1। आपको पता है cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की आपको वैल्यू पता लग गई। अब कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है p² + 1। अब ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर में p² + 1 है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर आप p की वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, तो आप देखोगे cos थीटा p² कितना 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 कितना 0। तो cos थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। 0 की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। अब कोसेक जो है 90 पे कितना होता है, कोसेक जो है 90 पे वो कितना होता है आपको पता 1 होता है। अब ऑप्शन चेक करो, अगर आपने ये ऑप्शन में p1 रखा तो आप देखोगे इन्फिनिटी हो जाएगा। इस ऑप्शन में p1 रखा तो 0 हो जाएगा। इस ऑप्शन में अगर p1 रखा तो 1 आएगा। इस ऑप्शन में अगर p1 रखा तो यहाँ से भी 1 आएगा। मतलब दो ऑप्शन मैच हो गए। तो p की वैल्यू 1 पे आपको वैल्यू नहीं पता लगेगी। आप 2 रखो, फिर वैल्यू 2 अगर वैल्यू रखी तो आपने देखा 2 का स्क्वायर, p की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में से 1 गया 3, 4 + 1 कितना 5। अगर cos थीटा जो है वो 3/5 है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4, क्योंकि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है तो परपेंडिकुलर जो है वो आपका 4 हो जाएगा। तो 5/4 वैल्यू होगी। अब आप p की वैल्यू रख के देखो, आपने यहाँ पे p की वैल्यू 1 रखी तो आपने देखा
कि ये कितना आ गया, ये 4/5 आया, और यहाँ से कितना आया 5/4, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जब मैंने देखा 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा को 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। मतलब मैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा देख के 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ूंगा तो मेरी 3 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 - 3 1, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, √1/4 जो कि कितना हो जाएगा 1/2। तो थीटा जो है 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा 1/2 तभी होता है जब थीटा जो है वो कितना हो 30। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है साइन 75 जो होता है वो कितना होता है कॉस 90 - 75, ये कितना हो गया कॉस 15। इसी तरह कॉसेक 75 जो है वो सेक 90 - 75 डिग्री के इक्वल होता है, जो कि सेक 15 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा न्यूमरेटर में आपकी वैल्यू क्या आई, tan 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। फिर सेक 30 जो है वो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा 4/3। और साइन 45 साइन 45 होता है 1/√2 में स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे आपने देखा कॉस 15 प्लस कॉस 15 कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, 2 कॉस 15 डिग्री हो जाएगा, स्क्वायर क्यों होगा भाई। और सेक 15 प्लस सेक 15 कितना होगा 2 सेक 15 डिग्री। आपको पता है सेक जो है वो 1/cos होता है, तो ये तो गया, नीचे क्या बचा /4, ऊपर क्या आएगा। आपने देखा अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, और यहाँ से तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो आपने देखा अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 6, 8 में से 3 गया कितना 5, ठीक है, तो 5/6 आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 + 5/6, तो आपने देखा 6 9 जा 54 पे अगर मैं 5 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 59/6, तो 59/6 × 4 59/24 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको 3 डिस्काउंट दे दिया, आपको बोला है कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ इन तीनों डिस्काउंट का। तो आपको पता है कि जब आपको 3 डिस्काउंट दे दे तो आपको करना क्या है, आपको पहले किसी 2 डिस्काउंट को सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे आप, आपने देखा कि किसी मार्क प्राइस पे किसी वैल्यू पे आपको 3 डिस्काउंट दे दिया, आपको सिंगल डिस्काउंट पूछा है, तो बजाय कि आप तीनों डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएं, आप क्या करें कि आप पहले 2 को सॉल्व करें। तो आपको पता है किसी मार्क प्राइस पे अगर 2 बार डिस्काउंट दिया तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट प्लस दोनों डिस्काउंट का मल्टीप्लिकेशन बाय 100, माइनस दोनों डिस्काउंट का मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तो आपने देखा 15 और 10 कितना आ गया 25, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5, तो 25 में से 1.5 गया तो कितना आ गया 23.5। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया 23.5%। अब 23.5% को आप 18 से सॉल्व कर लो, तो आपने देखा 23.5 और 18 माइनस 23.5 × 18/100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करके खुद देख लेना, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। चलो मैं बता ही देता हूँ कितना होगा, 23.5 × 18 कर लेते हैं। तो आपने देखा 23.5 × 18 ये हो जाएगा 423, तो ये कितना हो जाएगा 4.23, और 23.5 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास 8 3 11 41.5। तो 41.5 में से अगर मैं घटाऊं 4.23 तो मेरी जो वैल्यू है वो 37 के आसपास आएगी। तो 37.27% जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कि ट्रायंगल ABC है, जो BC की लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ AB जो है ना उससे 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो पहले तो ट्रायंगल ही बना लो ABC। ठीक है, आपको बोला है BC की जो लेंथ है वो दुगनी लेंथ जो है AB के उससे 2 कम है। तो आपने AB की लेंथ x मान ली, x लेट कर लिया आपने AB की लेंथ, तो आपके पास BC की लेंथ कितनी होगी ट्वाइस ऑफ AB -2। और आपको बोला है लेंथ ऑफ AC जो है वो एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB,
बाई 6, मतलब 6 ज़्यादा है किससे, ए बी की लेंथ से। तो पेरीमीटर आपको गिवन है कितना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। तो आपने साइड के हिसाब से देखा तो x प्लस 6 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी 60। तो आपने देखा 4x प्लस 4 जो है वो 60 के इक्वल है। तो 4x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 60 माइनस 4 56। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 14। x की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। तो 2x माइनस 2 मतलब 2 इंटू 14 माइनस 2, ये कितना हो गया आपके पास 26। और 14 प्लस 6 आपके पास कितना हो गया 20। तीनों साइड आ गई आपके पास ट्रायंगल की। आपको बोला लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, तो लार्जेस्ट कौन सी है 26 वाली, तो 26 ही पूछा होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है ए बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹4800। उसने क्या किया, उस आर्टिकल को 30% लॉस पे बेच दिया। अब जो लॉस पे बेचने के बाद अमाउंट आई, उससे उसने एक और आर्टिकल खरीद लिया। फिर आपने देखा कि जब उसने उससे एक और आर्टिकल खरीदा है तो उस आर्टिकल को उसने 60% प्रॉफिट पे बेच दिया। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि कॉस्ट प्राइस पे क्या काम हुआ है, मतलब ये जो ए ने आर्टिकल खरीदा, ठीक है, ये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे क्या बात हो रही है कि पहले तो 30% लॉस मतलब 30% वैल्यू डिक्रीज हो गई इसकी, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है क्या हुई, वैल्यू 30% डिक्रीज हो गई, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस की खुद की वैल्यू 30% वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो वैल्यू रह कितनी गई 70%, ठीक है। और फिर जो आपकी वैल्यू बन गई, यहाँ पे आने के बाद जो वैल्यू बन गई उसकी वैल्यू में 60% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी एक वैल्यू में, अब आपने यहाँ पे ये नहीं देखना है कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है क्या है, आपने देखा किसी वैल्यू में क्या हुआ कि पहले 30% का डिक्रीमेंट हुआ है, फिर 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने बताया था कि किसी वैल्यू में अगर एक बार इंक्रीमेंट करें एक बार डिक्रीमेंट करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x% इंक्रीमेंट y% डिक्रीमेंट तो फॉर्मूला क्या होगा ये वाला। तो आपने देखा 60 माइनस 30 माइनस 60 इंटू 30/100, तो ये कितना हो गया, ये तो हो जाएगा आपके पास 18, और 30 में से 18 गए तो कितना आएगा 12% आपके पास पॉजिटिव है मतलब गेन हुआ है आपको कितने का 12%, क्योंकि आपने गेन को ही प्लस में लिखा है और लॉस को आपने माइनस में लिखा है। अब कोई बोले सर मैं तो देखो फॉर्मूला से चलने वाला आदमी हूँ, मुझे तो आप फॉर्मूला से बता दो कि फॉर्मूला से कैसा होगा। देखो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है 4800, तो आपने देखा कि पहले जो बंदे ने सेलिंग प्राइस कमाया, ठीक है, आपने देखा उसने आर्टिकल खरीदा 4800 का, उसने उस आर्टिकल को 30% लॉस पे बेच दिया। तो आपने देखा कि जो सेलिंग प्राइस आया पहले वो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस की खुद की वैल्यू 100%, जिसमें से 30% वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई या फिर लॉस होगी, मतलब नुकसान हो गया। 100% में से 30% वैल्यू का नुकसान हो गया तो रह कितनी गई वैल्यू 70%। तो आपने देखा 48 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 336। तो अब ये जो आपके पास सेलिंग प्राइस आया है, इसी सेलिंग प्राइस से उसने एक और आर्टिकल खरीद लिया। अब उसने उस आर्टिकल को क्या करा 60% प्रॉफिट में बेच दिया, इसकी खुद की वैल्यू 100%, 60% का फायदा हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 160%, या कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 आप कर दो। तो आपने देखा कि 336 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5376 आ जाएगा। तो आपने देखा कि शुरू में उसने कितने पैसे लगाए थे, आपने देखा शुरू में उसने आर्टिकल जो खरीदा था 4800 का खरीदा था, मतलब शुरू में उसने जो पैसे लगाए थे वो कितने लगाए थे 4800। लास्ट में उसको पैसे कितने मिल गए उसके, मतलब आर्टिकल चाहे उसने एक बार बेचा फिर दूसरा खरीदा फिर बेचा, आपने देखा शुरू में उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 4800, फाइनली जो उसको पैसे मिल गए वो कितना मिले 5376। आपने देखा प्रॉफिट उसका कितने का हो गया, प्रॉफिट जो है वो कितने का हो गया 5376 माइनस 4800, तो ये कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस जो इनिशियल था इंटू 100%, तो आपने देखा कि ये आपके पास कितना आ गया 576 बाई 48%, तो 48 जो है इसको कितने में काटेगा 12%। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपने देखा कि ए जो है 60% माने 3/5, 3/5 काम को 18 दिन में कर देगा, तो पूरे काम को कितने टाइम में करेगा 30 दिन में। ए जो है पूरे काम को 30 दिन में करता है। बी जो है 40% माने
2/5, 2/5 काम को 10 दिन में कर देगा तो पूरे काम को, यानी कि एक काम को कितना टाइम में कर देगा, 25 दिन में। अब ए और बी का टोटल टाइम आपको दे दिया, टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा, 150। ठीक है, फिर आपके पास 1 डे वर्क आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार कर दिया हमने। 1 डे वर्क आ गया आपके पास 5 और 6। आपको बोला है सी कंप्लीटेड, मतलब बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। एक दिन में दोनों साथ में मिलकर कितना काम कर लेते हैं, एक का काम 5, बी का काम 6, तो दोनों का काम एक दिन में कितना हो गया, एक दिन में ए जो है 5 काम करता है, बी जो है 6 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5 और 6 11। 10 दिन में कितना कर लेंगे, 110, तो 110 काम हो गया, काम बचा कितना, 40। अब ये जो 40 काम है ये सी को करना है कितने दिन में, 4 दिन में। तो 40 काम को करने में 4 दिन लगे, तो एक दिन में कितना काम कर देता है सी, 10। आपको बोला है क्या कि सी जो है सेम वर्क यानी कि 150 काम को कितने दिन में कर देगा। एक दिन में 10 काम करता है, 150 काम को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, और ये मैं करा चुका हूँ, आप लोग खुद से कर लेना। देखो कुछ नहीं है, आपने देखा कि ए क्यूब, अगर मैं 4x - 5 को ए बोल दूँ, बी मैं बोल दूँ x - 2, सी मैं बोल दूँ किसको 3 2x - 5, क्योंकि ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका होल क्यूब लिखा है, क्योंकि 27 को अंदर ले जाऊंगा तो 3 रह जाएगा। अब 3 का भी क्यूब, 2x - 5 का भी क्यूब, तो मैंने कंबाइंड करके लिख दिया। तो आपने देखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 3 × 3 में स्प्लिट कर दूँ, ये 3, ये कितना a, x - 2 कितना b, और 3 × 3 था, तो जो एक 3 बच गया वो मैं 2x - 5 के साथ लिख दूँ, तो ये कितना हो गया c। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc तभी होता है जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू जो है 0 के इक्वल हो। तो आपने देखा a की वैल्यू कितनी, इतनी, b की वैल्यू कितनी, इतनी, c की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 6x - 15। तो आपने देखा -15 - 17 22, 11x की वैल्यू जो है वो, मतलब 11x - 22 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो 11x की वैल्यू कितनी, 22, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 2 + 3/2 यानी कि 4 + 3/2 यानी कि 7/2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये 9 डिजिट नंबर है, ठीक है, ये 72 पे जाना चाहिए। 72 को आपने सबसे पहले क्या करना है, को प्राइम में डिवाइड करना है। तो आपने देखा 9 और 8 जो है वो नंबर बन जाएंगे। अभी 9 और 8 में आपने देखा HCF 1 होगा तो ये को प्राइम है। तो आपने देखा 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है, आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 नंबर ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना अब तो, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ इससे पहले इसी सीरीज़ के अंदर, तो आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो आपने देखा 2 पंजे 10, 10 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4। 2 पंजे 10, पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो 10 को अगर 40 से डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा। 27 डिवाइड बाय 1/3, तो 27 × 3 लिखा है, 81 आ गया। और यहाँ पे आपने देखा 78 × 3/10 लिखा है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 × 3 कितना होता है, 234/10, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ है, ये आपका लिखा 305 + 3 308/5 डिवाइड कर दो, तो आपने देखा ये कितना हो गया 85, और 850 - 234/10, या फिर चलो ऐसे ही कर लो, थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा 850 में से जब मैंने 234 घटाया तो वैल्यू कितनी आ गई, 616। इसको कितने पे काट देगा ये, 5, मतलब मैं 2 पे इन दोनों को काट सकता हूँ, तो 308/5 हो गया। 308/5 को 308/5 से डिवाइड करना है, 1 आ जाएगा। आपको बोला व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹7200 फॉर 8 मंथ्स, और रेट जो है इतना दिया, 18 मंथ है सॉरी, और रेट आपको इतना दिया। आपको बोला कंपाउंडेड हाफ ईयर लिया है। पहले भी हम ये क्वेश्चन निकाल चुके हैं, पहले इसी वीडियो में आपको अमाउंट पूछा था, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। आपको
पता है कि रेट जो है क्वेश्चन में कितना गिवन है 20% पर एनम, मतलब पूरे साल का जो रेट है वो 20% है। आपको बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आधे साल की बात आपको करनी है। आधे साल मतलब 6 महीने, तो पूरे साल यानी कि 12 महीने का ब्याज अगर 20% है तो आधे साल का कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10%। ठीक है, और 7200 जो है वो प्रिंसिपल है। 18 मंथ का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आपको पता है 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ के हिसाब से चलना है, तो 18 मंथ के लिए आपको कितनी बार 6 मंथ चाहिए, 3 बार। तो आपने देखा पहले 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, प्रिंसिपल जो है वो 7200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, तो पहले 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आया वो 7200 का 10% कितना 720। तो ये तो प्रिंसिपल पे ब्याज आ गया तीनों बार कितना 720 720 720। फिर आपने देखा 720 का आपको जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट बताना है। फिर ये जो इंटरेस्ट आया इसका आप इंटरेस्ट बता दो। ठीक है, तो आपने देखा कि इन सब को जोड़ के आपके पास आ जाएगा 2383.2, और इसको जो राउंड ऑफ में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 2383। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर और 5 जंक्शन पे वो होल्ट लेती है, मतलब रुकाव लेती है, मतलब रुकती है, ठहरती है फॉर अ सर्टेन टाइम। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इन 1 डे। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और बोला गया आपके क्वेश्चन में कि 1485 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको बोला गया कि 1485 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो एक दिन में उसने यानी कि 24 घंटे में उसने कवर किया है। ठीक है, तो आपने देखा कि स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 1485, तो टाइम कितना लगा होगा। तो आपने देखा टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपने देखा यहाँ से 6 पे जाएगा ये, और ये 135 पे, फिर आपने देखा 3 पे हम इसको काट सकते हैं 45, यहाँ पे 2, तो 45/2 कितना होता है 22.5, मतलब 22.5 घंटे में ये पहुंच सकता था। इसको इतना डिस्टेंस इतने की स्पीड पे अगर ट्रैवल करना था तो ये 22.5 घंटे में पहुंच सकता था। इसको लगा पूरा दिन यानी कि 24 घंटे, तो मतलब ये 1.5 घंटा जो है 24 में से 22.5 गए कितना आएगा 1.5 घंटा, मतलब ये 1.5 घंटा जो है वो इसके रुकने के थे। अब रुका कितना, आपने देखा 5 जंक्शन पे रुका, और बोला है फॉर हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन, हर जंक्शन पे वो कितने मिनट रुकी है अगर सेम पीरियड के लिए वो रुकती है सारे जंक्शन पे। आपने देखा 5 जंक्शन पे वो रुकी, तो आपने देखा कि 1.5 घंटा वो टोटल रुकी है और 5 जंक्शन पे रुकी है। तो आप 1.5 घंटे को अगर डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 0.3। तो 0.3 घंटे यानी कि अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 0.3 घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो आपके पास आ जाएगा 1.5 घंटा है ना, आप इसको मिनट में ही लिख लो यार। ठीक है, तो आपने देखा कि 1.5 घंटे का उसने रुकाव लिया, 1.5 घंटे मतलब 3/2 घंटे, और इसको मिनट में चेंज कर ही लो पहले। तो आपने देखा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3/2 घंटे में कितने मिनट होंगे 90 मिनट, मतलब वो टोटल 90 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है। और आपको बोला गया कि 5 जंक्शन में रुकी है और हर जंक्शन पे सेम टाइम के लिए रुकती है। तो आपने देखा 90 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा 18, मतलब 18 मिनट हर जंक्शन पे रुकी है। 5 जंक्शन पे रुकी है तो 18 कितना 90 मिनट के लिए रुकी है। तो हर जंक्शन पे आपको बताना है कि हर जंक्शन पे वो कितने मिनट रुकी, 18 मिनट। यही आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आई जो है इन सेंटर है, ठीक है, आपको बोला है एंगल BIC बताओ, आपको एंगल दिया हुआ है A, तो BIC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 प्लस एंगल A/2, एंगल A कितना 66, तो 66/2 कितना होगा 33, तो ये 123 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, देखो पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मतलब पहले क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है CHSL 2020 के एग्जाम में ही, अब तीसरी बार ही आया है। ठीक है, आपको बोला है क्या, आपको एंगल AP भी दिया है और एंगल OAB आपसे पूछा है। अगर एंगल OAB पूछे या एंगल OBA पूछे, वो कुछ नहीं होगा, वो एंगल APB का आधा होगा। ठीक है, यानी कि 39 डिग्री। देखो कैसे, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपने PA और PB 2 टेंजेंट ड्रॉ करी हैं तो एंगल APB और एंगल AOB का जोड़ कितना होगा,
180। अगर ये 78 हो गया तो ये कितने का होगा, 102 का। आपको पता है ट्रायंगल AOB में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 180। 180 में से एक एंगल जो है वो कितने का हो गया, 102 का। तो बचे हुए एंगल का जोड़ कितना होगा, 78 डिग्री। अब बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि OA इक्वल टू OB दोनों रेडियस है सर्कल की। तो आपने देखा OA अगर OB के इक्वल है तो दो साइड अगर इक्वल होती है उन दोनों के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये भी 39 का हो जाएगा, ये भी 39 हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, इसका आधा हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करना। इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन जो है ना ये एज इट इज़, मेरे हिसाब से एज इट इज़ इस सीरीज़ में भी एक बार हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना और इसमें फ़ायदा आप ही का ही है। जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ ना, फ़ायदा आपका ही है, आपका भी हाथ चलना चाहिए। हर बार आप किसी को मतलब हाथ पकड़ा के तो चलने से रहे कि भाई मेरा हाथ पकड़ के तू मेरा होमवर्क कर दे। तो आप खुद से भी हाथ चलने चाहिए आपके क्वेश्चन के। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से ट्राई करना, आपका क्वेश्चन डैम श्योर हो जाएगा। और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन CHSL 2021 में डैम श्योर आएगा। और मेरा मानना है कि 5 से 6 शिफ्ट के अंदर आएगा 36 में से, ठीक है, 36 शिफ्ट में से। तो ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कल जो है इंस्क्राइब है। आपको बोला है AB जो सर्कल को टच कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, AB जो साइड है R पे, BC P पे और AC जो है वो Q पे। आपको लेंथ दी है किसकी, AQ की। आपको लेंथ दी है PC की। आपको लेंथ दी है BR की, ठीक है। तो आपने देखा कि BR जो है वो BP के इक्वल हो जाएगा। पहली बात तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रॉ की है, BR और BP। तो आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के दो पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो अगर ये 9 तो ये भी 9, अगर ये 7.5 तो ये भी 7.5 सिमिलरली, और ये अगर 6.5 तो ये भी 6.5। आपको बोला है क्या कि पेरीमीटर बताओ ट्रायंगल ABC का। तो आपने देखा 6.5 भी 2 बार है, 7.5 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है। तो इन तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। तो आपने देखा 7 और 7 14, 14 में 9 जोड़ा 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 46। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि A और B की इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5। फिर आपको बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑफ B जो है वो आधा है एक्सपेंडिचर ऑफ A से। तो आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर ऑफ A को 2 माना तो एक्सपेंडिचर ऑफ B कितना हो गया, 1 हो गया, आधा हो गया उससे। तो एक्सपेंडिचर का आपके पास रेशियो आ गया। और आप क्या करो, आप ना सेविंग को, A की सेविंग को A के नीचे लिख लो, B की सेविंग को B के नीचे लिखो। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अपना तरीका था जो, ठीक है। तो आपने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, तो आपने देखा कि 2 × 3500 कितना हो जाएगा, 7000। 1 × 4000 कितना होगा, 4000। और 7 एकम 7, 5 दूनी 10। तो आपने देखा रेशो का डिफरेंस कितना, 3 रुपीज़ में डिफरेंस कितना, 3000। तो 3 की वैल्यू आ गया 3000 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। आपको बोला टोटल इनकम ऑफ A और B बताओ। ध्यान रखना ये जो एक वैल्यू आई है ना, इससे सिर्फ आप आई की, मतलब जो ऊपर रेशो है, एक्सपेंडिचर का रेशो नीचे है, इनकम का रेशो ऊपर है, मतलब आप इससे सिर्फ और सिर्फ इनकम का रेशो बता सकते हो। मतलब 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो 7 की वैल्यू 7, 5 की वैल्यू 5000 हो जाएगी। मतलब इनकम ऑफ A 7000 हो जाएगी, इनकम ऑफ B 5000 हो जाएगी। 2 की वैल्यू अगर आप 2000 बताओगे तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है A का, और 1 की वैल्यू 1000, वो एक्सपेंडिचर नहीं है B का। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना था तो आप एक्सपेंडिचर के रेशो को ऊपर रखते, इनकम के रेशो को आप नीचे रखते, और सेविंग को आप ऐसे करके फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो जो 1 की वैल्यू आती है उसके बाद आप 2 की वैल्यू निकालते, तो आपका एक्सपेंडिचर ऑफ A 1 की वैल्यू निकाल के एक्सपेंडिचर ऑफ B आता आपका, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। आपको बताना है टोटल इनकम ऑफ A और B। A और B की टोटल इनकम का रेशो कितना है, 7 + 5। 1 की वैल्यू अगर 1000 तो 7 + 5 12, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12000। देख लो, इतना इलेबोरेटली कोई शायद ही कराता होगा जितना आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे आप लोग क्वेश्चन गलत करने से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो पहले तो क्या लिखा है, ये लिखा है 27x³ + 1/27x³। और ये जो है वो आया कहाँ से होगा आपके हिसाब से, ये जो आया होगा वो कहाँ से आया होगा, 3x + 1/x। मतलब अब मुझे क्या करना है, 3x + 1/x यहाँ पे बनाना है। तो
ये जो 27x³ है प्लस 1/27x³, ये आया कहाँ से होगा? 3x प्लस 1/3x से। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन में 3x प्लस 1/3x आपको बनाना होगा। तो 1/3x बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 1 को 3x से डिवाइड कर दो, तो पूरी इक्वेशन को ही आप 3x से डिवाइड कर दो। तो आपने देखा यहाँ पे कितना बचा? 9x² 3x बचा, यहाँ पे 2 बचा, 6x/3x कितना? 2। तो आपने देखा 3x प्लस 1/3x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, तो आपने देखा 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/3x, ये गया, और 3x प्लस 1/x जो कि कितना हो जाएगा आपके पास? 2। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 8। 2 का क्यूब 8 होगा, तो 27x³ प्लस 1/27x³ की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 8 माइनस 3 दूनी कितना? 6। तो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 2। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एवरेज ऑफ 18 नंबर जो है वो इतना है। पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो आपको 44 गिवन है, और लास्ट के 10 नंबर का जो एवरेज है वो आपको 40 गिवन है। फिर आपको बोला है 7th नंबर जो है वो 6th नंबर का 6 कम है, और 7 कम है 8th नंबर से। देखो, आपने सबसे पहले क्या चेक किया? आपने चेक किया कि 18 नंबर का आपको एवरेज कितना दिया? 42। पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 44। लास्ट के 10 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 40। ठीक है, तो आपने देखा पहले 5 नंबर हो गए, लास्ट के 10 नंबर हो गए, तो नंबर बचे कौन कौन से? 6th नंबर, 7th और 8th नंबर आपके पास बच गया। तो आपको इन तीनों नंबर का जोड़ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, आपको पता है कि ये जो 18 नंबर है इसी के अंदर आते हैं 6, 7, 8वां नंबर। तो आपने देखा 18 नंबर के अंदर ही अगर आते हैं तो 18 का जो एवरेज होगा वही इन 6, 7, 8वें नंबर का एवरेज होगा कितना? 42। 3 नंबर है तो 42 इंटू 3 हो जाएगा। अब इनका टोटल जो है वो 42 इंटू 3 तो हो ही गया। ठीक है, एवरेज जो है वो 42 आएगा, क्योंकि 18 के अंदर ही आते हैं 3 नंबर। तो 18वां नंबर जो है, सॉरी 18 नंबर जो है उनका एवरेज जो है वो कितना है? 42। तो 6, 7, 8वें नंबर का एवरेज जो है वो 42 होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 42 इंटू 3 प्लस, आपने देखा इसकी वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसकी वैल्यू जो 2 ज़्यादा थी, मतलब ये जो 5 नंबर है इनका जो एवरेज जो है 2 ज़्यादा है, इनका एवरेज जो 2 ज़्यादा है वो आपको 6, 7, 8वें नंबर में मिला है, क्योंकि 44 से जो है इनका एवरेज 42 रह गया, मतलब इनका एवरेज कम हो गया। तो इनका एवरेज जो आपको मिला है वो 6, 7, 8वें नंबर में मिला है। कितना मिला है? 2। एवरेज अगर 2 मिला है तो 5 नंबर का टोटल कितना मिल गया? 2 इंटू 5। ठीक है, और फिर आपको बोला है कि 10 नंबर, लास्ट के 10 नंबर का जो एवरेज है, ठीक है, वो आपको कितना दिया है? 40 दिया है। अब आपने देखा कि लास्ट के 10 नंबर का एवरेज जो है वो टोटल नंबर यानी 18 नंबरों के एवरेज से, एक सेकेंड, उल्टा हो गया ये। ठीक है, देखो दोबारा करते हैं, यहां तक सबको समझ आ गया होगा अभी तक। ठीक है, तो आपने देखा कि लास्ट के 10 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 40, और टोटल जो 18 नंबर है उसका एवरेज कितना है? 42। तो आपने देखा ये जो 10 नंबर है इनका एवरेज जो है 40 है, मतलब 2 कम है। अब 2 जो है एवरेज कम है। ठीक है, कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो ये जो 2 कम है ये जो है 6, 7, 8वें नंबर ने आपको दिया होगा, तभी जाके ये जो एवरेज है 40 से 42 हो गया होगा। ठीक है, 40 तो एवरेज 10 नंबर का है, जब ये टोटल 18 नंबर बन गए तो एवरेज जो है ये 42 हो गया, मतलब 40 से क्या हुआ? 2 का इंक्रीमेंट हो गया 42। तो आपने देखा कि 40 से 42 हो गया, मतलब 2 एवरेज इंक्रीज किया। किसने किया? 6, 7, 8वें नंबर ने 2 एवरेज इंक्रीज किया। तो टोटल कितना इंक्रीज कर दिया? टोटल नंबर है 10, 2 एवरेज इंक्रीज किया तो टोटल 2 इंटू 10 इंक्रीज कर दिया। फिर आपने देखा कि पहले 5 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है? 44। अब 44 जो है वो क्या है? ज़्यादा। 44 जो है वो क्या है? ज़्यादा। अब ज़्यादा की वैल्यू यहाँ पे आप माइनस कर दो,
ठीक है। तो आपने देखा 44 जो है 42 से कितना कम है, 2। एवरेज जो है 2 कम है, तो आपने देखा टोटल कितना कम हो जाएगा, 2 × 5 10। तो ये जो है आपका छठे, सातवें, आठवें तीनों नंबर का जो है ये टोटल आ गया। ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि 44 पहले 5 नंबर का जो है एवरेज है। ठीक है। तो 44 जो है घट के हो गया 42, मतलब इसमें 2 का डिक्रीमेंट आ गया। तो छठे, सातवें, आठवें नंबर की वजह से क्या हुआ कि इसका 2 कम हो गया, पर मतलब एवरेज अगर 2 कम हुआ तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा छठे, सातवें, आठवें नंबर में। तो आपने देखा 42 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 126 और 20 - 10 कितना, 10। तो ये कितना हो गया, 136। अब आपको बोला है 7th जो नंबर है उससे वो जो है 6 कम है छठे नंबर से। तो आपने क्या किया, 7th नंबर को आपने x लेट कर लिया। तो छठा नंबर कितना हो गया, आपने देखा 7 नंबर जो है वो 6 कम है छठे नंबर से। तो छठा नंबर जो है उस 7वें नंबर से 6 ज़्यादा हो जाएगा। और 7th नंबर जो है वो 7 कम है 8वें नंबर से। तो 8वां नंबर जो है वो 8 ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 7 ज़्यादा हो जाएगा। 8वां नंबर जो है 7 ज़्यादा हो जाएगा। कौन से नंबर से, 7th नंबर से। ठीक है। तो 3x + 13, ये तो ज़्यादा ही कंफ्यूज कर गया क्वेश्चन। ठीक है, पहली बार हुआ ऐसा। तो 136 में से 13 गए तो कितना हो गया, 123। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 123/3 कितना होगा, 41। अब x की वैल्यू जो है वो 41 आ गई आपके पास। आपको बोला है कि एवरेज ऑफ 6th नंबर ऑफ और 8th नंबर बताओ। तो 6th नंबर कितना, x + 6। x की वैल्यू अगर 41, तो छठा नंबर कितना हो जाएगा, 41 और 6 कितना, 47। और 8वां नंबर कितना, x + 7। x की वैल्यू कितनी, 41। तो ये 48 हो गया। 47 + 48/2 कितना हो जाएगा, 47.5। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला इनकम ऑफ ए जो है वो 40% कम है इनकम ऑफ बी से। तो आपने क्या किया, आपने इनकम ऑफ बी लेट कर लिया कितना, 100। आपने क्या किया, इनकम ऑफ बी जो है वो लेट कर लिया कितना, 100। आपने देखा इनकम ऑफ बी अगर 100 है तो ए की इनकम जो है वो 40% कम है। तो आपने देखा बी की खुद की इनकम जो है अपने आप में 100% है, इसमें से 40% कम वैल्यू। तो 100% में से 40% गया कितना, 60%। तो ए की इनकम कितनी आ गई आपके पास, 60। तो आपने देखा 25% का राइज हो गया। तो आपने देखा 60 जो वैल्यू अपने आप में 100%, इसमें 25% का इंक्रीमेंट हो गया। तो वैल्यू कितनी हो गई, 125%। तो 15 × 5 कितना होगा, 75 हो जाएगा। और बी की इनकम में क्या हुआ, 40% का इंक्रीमेंट हो गया। अब 100 का 40% कितना होगा, 40। तो 100 में 40 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया, इनकम 140। तो आपने देखा कि कंबाइंड इनकम जो है आप कितनी हो गई, 215। पहले जो है कंबाइंड इनकम कितनी थी, 160। आपको बोला परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए और बी बताओ। तो आपने देखा कि कंबाइंड इनकम पहले कितनी थी, 160। अब कितनी हो गई, 215। तो कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 55 का। किस पे, 160 पे × 100%। 55/160 × 100%। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 34.375%। तो इसको आप बोल सकते हो कि 34.38%। ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। आपको बोला एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन जो है वो कितनी है, 32 और 18। तो ये 32 सेंटीमीटर हो गया। यार हरे पेन से बढ़ाने का दिल कर रहा है। ठीक है। तो ये 32 छोड़ो क्योंकि हरी फिगर है। तो ये जो है वो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। आपको बोला है स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द 4 कॉर्नर ऑफ द शीट। तो मतलब 4 कॉर्नर जो है शीट के, मतलब ये इनको कट किया गया स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है। और साइड कितने हैं, 3। मतलब ये भी 3 हो गई, 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 और ये भी 3 हो गई, फिर ये भी 3 हो गई, 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 ये भी 3 हो गई। ठीक है। तो आपने देखा कि अब जो है रेक्टेंगल की लेंथ कितनी रह गई, आपने देखा कि 32 में से 6 गए, क्योंकि 3 ये 3 ये। तो 32 में से 6 गए तो लेंथ कितनी रह गई अब, 26।
ठीक है, और आपने देखा कि 18 में से 3 लेंथ ऊपर चली गई और 3 नीचे कट गई, तो लेंथ बची कितनी, 18 में से 6 गई कितनी, 12। तो अब ब्रेड्थ जो है वो कितनी बनी, 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो है कि जो स्क्वायर शेप में जो कट हुआ है फोर कॉर्नर, तो अब क्या होगा कि ये वाली साइड, अगर ये वाली साइड में उठाऊं, मतलब ये जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है, ये अब मैं ये वाली साइड की बात कर रहा हूँ कि ये वाली साइड आ गई है, ठीक है। मतलब अगर मैं उठाऊं तो आप बताओ कि हाइट कितनी हो जाएगी। तो ये जो हाइट है ना, ये 3 मीटर वैल्यू है, ठीक है। मतलब आपको ये पता करना है कि जो बॉक्स अब बनाया गया, उस बॉक्स की आपको लेंथ तो पता लग गई कितनी, 26, ब्रेड्थ पता लग गई कितनी, 12। अब आपको हाइट पता करनी है। ध्यान रखना कि जितनी साइड का आपने स्क्वायर करा है, मतलब जितनी साइड का आपने स्क्वायर काटा है चारों कॉर्नर से, उतनी ही आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। लेंथ जो है, अगर आपको फिगर नहीं बनानी इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, लेंथ जो है वो 32 माइनस 2 इंटू स्क्वायर की साइड कर दो, और ब्रेड्थ जो है उसमें से भी आप, मतलब जो ब्रेड्थ की साइड है, जो लेंथ की साइड है, उसमें से आपने ट्वाइस ऑफ स्क्वायर की साइड माइनस कर दी। ऐसे ही आप ब्रेड्थ में भी ट्वाइस ऑफ स्क्वायर की साइड आप माइनस कर दें, तो आप देखोगे 32 में से 6 गए कितना, 26, 18 में से 6 गया कितना, 12। आपको वॉल्यूम बताना है बॉक्स का, तो 26 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये आपके पास वॉल्यूम जो है वो कितना आ जाएगा, 12 3 36, 6 आएगा यूनिट डिजिट, मतलब अच्छा 2 है, तो 936 या 946 क्या आएगा, चलो कर लेते हैं, 26 36। तो आपने देखा कि 216 72, तो 936 आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम जो है वो 936 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इस क्वेश्चन पे जो है थीसिस करते हैं थोड़ा, ठीक है, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब सॉल्व तो मैंने करके दिखा दिया आपको कि हम इसको क्यूबॉइड की फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखो अब ध्यान देना कि हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर शीट थी, उसमें से स्क्वायर के कॉर्नर काट दिया। अब इसमें से हम बॉक्स कैसे बनाएंगे, आप घर पे भी बना के देख सकते हो। एक A4 साइज का पेपर लेना, उसके चारों कॉर्नर काट देना और उस पर से बॉक्स बना के देखना कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अब ये जो है ना, ये ठीक है, ये जो साइड बच गई, और ये जो है, और ये जो है, और ये जो है, अब ये वाली चीज़ है। मतलब ये जो है आपके पास 26 है, और ये जो है ये आपके पास 18 है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो आ रही होगी बेस पे, आपको पता है कि बेस जो है वो रेक्टेंगुलर बन रहा है, ठीक है, और ये भी रेक्टेंगल है। और जो उठी है चीज़, मतलब ये वाली जो साइड है, अब ये वाली जो साइड है ये ऊपर वाली साइड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस साइड, ये जो साइड थी वो ये वाली साइड थी, और ये जो साइड है वो ये वाली साइड है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, ये वाला। मतलब ये वाली साइड आप 26 मान लेना, सॉरी रुको, आपने क्या किया, इस साइड को आपने 26 मान लिया और इस साइड को आपने 18 मान लिया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये भी 26 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी 26 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है, ये AB जो साइड है, ये नीचे वाली साइड है, और ये जो CD साइड है ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है। और इसको आप PQ मान लो, और ये जो PQ है ना, ये P और यहाँ पे कहीं वो पॉइंट होगा, ये Q पॉइंट हो जाएगा, जो कि हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 26 हो जाएगा, यहाँ से लेके ये 18 और ये भी 18। तो ये जो पूरा है PAQB, तो ये जो है ये बेस है रेक्टेंगल का, मतलब जो क्यूबॉइड का बेस है ये रेक्टेंगल है अंदर जो बना हुआ है। तो आपने देखा ये भी 26, तो ये भी 26 हो जाएगी। और ये वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है CD वाली साइड, ठीक है। तो आपने देखा CD और AB के बीच में लेंथ है कितना, 3। तो ये जो हाइट है ये 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे ये बॉक्स बना है जो कि क्यूबॉइडिकल फॉर्म में। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको बोला है द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेस आर लेस देन कितना, 450 टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 600 एंड अबव। तो आपने देखा 450 से कम कितना होगा डेली वेज, 30 का।
और 600 से ज़्यादा कितनों का है 55 और 35 कितना 90। तो आपने देखा 1:3 आ गया। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, क्योंकि ए और ए रेशो बी में बताना था तो 1:3। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी 3। आपको बोला बी और ए का डिफरेंस बताओ, तो 3 और 1 का डिफरेंस जो है वो 2 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट आर द अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी। तो सी के आपको एवरेज मार्क्स बताने हैं। तो आपने देखा 3 नंबर है 8, 7 और 9। 8, 7, 9 का एवरेज कितना होगा 8 ही हो जाएगा, मतलब 80, 70 और 90 ये मार्क्स है, ठीक है। और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 3, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स 3 से डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा 8 और 70 मतलब 80 और 70 150, 150 में अगर आप 90 ऐड करो 240/3 कितना हो जाएगा आपके पास 80 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 70, 80, 90 को भी देख के आप बता सकते थे कि एवरेज जो है वो 80 हो जाएगा। आपको बोला था रेशो ऑफ द कंबाइंड टारगेट प्रोडक्शन ऑफ एसी। टारगेट कौन सी है, ये डार्क वाली, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। तो आपने देखा 60 और 30, 90 और 80। 90 और 90 कितना हो गया 180। 180 में अगर मैं 80 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 260। इसका रेशो बताना है आपको एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसी फ्रॉम मार्च टू मई। तो एक्चुअल कौन सी है, ये वाली, मार्च से मई। तो आपने देखा 100 में आपने 120 में 80 जोड़े तो कितने आ गए 200 में 100 जोड़ा तो कितना आ गया 300। तो ये कितना हो गया, अगर मैं 20 पे इसको काटूँ तो ये 13:15 हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आपको बोला इन विच मंथ इज द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसीज। जो है एक्चुअल प्रोडक्शन कौन सी, ये जो है 20% ज़्यादा है मोर देन इट्स टारगेट प्रोडक्शन। टारगेट कौन सी है ये, तो कौन से मंथ में ये बताना है। तो आपने देखा ये कितना हो गया 10 का इंक्रीमेंट किस पे 60 पे, तो 10/60 हो गया 1/6। तो ये तो 20% नहीं है। ये कितना हो गया 20/3 या 2/3 हो गया तो 2/3 कितना होगा 6.66। तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ 20 का। कौन सी वैल्यू पे 80 पे, तो 1/4 मतलब 25%। ये भी नहीं होगा। इसमें तो डिक्रीमेंट हुआ है, सवाल ही नहीं। तो आपने देखा मई से लेके मई में जो टारगेट से एक्चुअल के बीच में इंक्रीमेंट आया वो कितना है, आपने देखा 100 से 120 हो गया। तो वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट आया 20 का। कितनी वैल्यू पे 100 पे, तो 1/5। 1/5 फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 20%। मतलब मई ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू और जो भी SW में आपके क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।